नमस्ते बच्चों, यह वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 समुच्चय पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि समुच्चय का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है आज के डेट में। तो समुच्चय का यूज जो है आज के डेट में गणित के हर एक शाखा में हो रहा है। ठीक है, आप ज्यामिति की बात करें, आप प्रायिकता की बात करें, मतलब कि अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो आज आपको हर चैप्टर में आगे चल के हर जगह आपको इस टॉपिक का ज़रूरत पड़ने वाला है। इसलिए समुच्चय को ध्यान से और अच्छा से आपको पढ़ना है और याद रखना है कि जो समुच्चय सिद्धांत है इसका विकास जो है एक जर्मन गणितज्ञ ने किया था, जिनका नाम क्या था, जॉर्ज कैंटर था। ठीक है, तो इन्होंने जो है इसका त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय जो है इसका सबसे पहले परिचय इनका हुआ था। ठीक है, समुच्चय से। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं आखिर ये समुच्चय होता क्या है। ठीक है, तो सुपरिभाषित, इसका जो परिभाषा है उसको हम लिख रहे हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह, वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बस इस मुद्दा को समझ लीजिए। ठीक है, एक ऐसा वस्तु का संग्रह हम लोग करेंगे जो सुपरिभाषित। सुपरिभाषित किसको बोलते हैं? जिसका कोई परिभाषा तय हो। अगर हम आपको बोलें कि आप हमें तेज विद्यार्थियों का संग्रह बताओ, तो तेज विद्यार्थियों का संग्रह अगर आपको करना रहे तो तेज विद्यार्थी का कोई परिभाषा तो है नहीं सुपरिभाषित कि हाँ भाई ये तेज विद्यार्थी का परिभाषा है, आप उस विद्यार्थी को लाके संग्रह कर लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का आप संग्रह करिए तो वो तो सुपरिभाषित है कि अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट क्या है, ए बी सी ऐसे करके जेड तक। तो ये सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, ये सुपरिभाषित। लेकिन तेज विद्यार्थी का संग्रह सुपरिभाषित नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जो है अभी समुच्चय के अंदर जो है सिर्फ सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि एक ऐसा वस्तु जो सुपरिभाषित है जिसका कोई परिभाषा है। ठीक है, जैसे कि हम आए दिन, ठीक है, चर्चा दैनिक जीवन में भी हम लोग जो है ऐसे वस्तुओं के संग्रह के बारे में चर्चा करते आए, लेकिन गणित में सुपरिभाषित वस्तुओं के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि ताश की गड्डी है ना, व्यक्तियों का भीड़, ये सब क्या है, वस्तुओं का संग्रह ही तो है। क्रिकेट टीम, लेकिन गणित में हम लोग किसका चर्चा करेंगे, सुपरिभाषित वस्तुओं का चर्चा करेंगे। ठीक है, और वो समुच्चय के अंतर्गत हो रहा है। जैसे कि देखिए 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, अर्थात क्या फिक्स है, ये सुपरिभाषित था, है ना। आप किसी से भी पूछिए कि भाई 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वो यही बोलेगा, यानी सुपरिभाषित था, यानी ये समुच्चय। भारत की नदियाँ, ये भी सुपरिभाषित है, फिक्स है कि भारत में कौन कौन नदी है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या है, ए ई आई ओ यू, ये भी फिक्स है, किसी से भी पूछिए यही होने वाला है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है सुपरिभाषित वस्तु है। ठीक है, अच्छा, ये जो है कुछ टर्म आपको याद रखना है, ये फिक्स है। ठीक है, कि भाई बड़ी एन जो है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है और ये बहुत जगह इस पुस्तक में और आगे भी आपको हर जगह दिखेगा। ठीक है, यानी जेड किसके लिए है, तो पूर्णांक के समुच्चय को सूचित कर रहा है, यानी कि सिर्फ आपको क्यू लिख देगा और आपको क्यू से समझ जाना है कि ये परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर आर बोल दिया मतलब क्या है, यहाँ वास्तविक संख्या का संग्रह। ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे। तो अंततः हम यहाँ से क्या सीखे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। 2-3 बिंदु पर अगर हम ध्यान दें तो समुच्चय में हम अगर बार बार अगर वस्तु बोलें, अव्यय बोलें और सदस्य बोलें तो तीनों क्या है, एक ही पद है। ठीक है, यानी तीनों में हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। समुच्चय को हम प्रायः जो है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। ठीक है, यानी कोई भी अगर समुच्चय है तो उसको हम बड़ी ए बी सी यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर से हम लोग निरूपित करते हैं और समुच्चय के अव्ययों को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से निरूपित करते हैं। अव्यय मतलब उसके अंदर क्या सदस्य है समुच्चय के अंदर। ठीक है, अच्छा,
समुच्चय को जो अगर हम निरूपित करना चाहें तो दो तरीका से निरूपित किया जाता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है और एक समुच्चय निर्माण रूप होता है। यानी कि समुच्चय को दो तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं रोस्टर रूप क्या है। रोस्टर रूप में हम लोग क्या करते हैं, मंझली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, मंझली ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, जिस वस्तु का संग्रह किया जा रहा है उस वस्तु के हर एक अव्यय को, हर एक सदस्य को, उस वस्तु के अंदर जितना भी चीज है सबको हम लोग कॉमा दे दे के लिख लेते हैं। ठीक है, इसी को रोस्टर रूप कहा जाता है। मतलब प्रत्येक अव्यय को आप लिख लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि 7 से कम सभी धन पूर्णांक का आपको अगर संग्रह करना है, अगर उसका समुच्चय बनाना है और रोस्टर रूप में अगर निरूपित करना है तो आप क्या कीजिएगा, 7 से कम सम धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, देखिए 2 4 6, ये रोस्टर रूप में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जो भी इस समुच्चय के अंदर हम लोगों ने वस्तुओं का संग्रह किया उसको मंझली ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे के लिख दिए। मतलब कि रोस्टर रूप में क्या होता है, रोस्टर रूप में हम क्या करते हैं, मंझली ब्रैकेट के अंदर सारे सदस्यों को कॉमा दे के लिख देते हैं। ठीक है, ये सदस्य क्या हो रहा है, तो इस समुच्चय के अंदर में जो आ रहा है ये अव्यय या सदस्य कहला रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप उदाहरण से समझना चाहें तो 42 को जो विभाजित करने वाला प्राकृतिक संख्या उसका हम समुच्चय बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो भी 42 को विभाजित कर रहा है सब संख्या को क्या किए हैं, मंझली ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे के लिख दिए, यही रोस्टर रूप। दूसरा अगर आप उदाहरण से समझें तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो जो स्वर है उसको हम मंझली ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे के लिख देंगे। विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम प्राकृतिक संख्या के लिए क्या करेंगे, 1 3 5 और डॉट डॉट डॉट। क्यों? क्योंकि ये तो अनगिनत है। और हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें अनगिनत बतलाना है, अंतहीन अगर सूची को दर्शाना है तो हम हमेशा गिन के 3 बिंदु ही देंगे। 3 बिंदु का मतलब क्या हो जाएगा कि वो अनंत अव्ययों को दर्शा रहा। जैसे कि यहाँ बुक में बताया गया, देखिए कि संख्या 3 होगा उस बिंदु का, है ना। ऐसा नहीं कि डॉट डॉट देना शुरू किए तो बस दे दिए ना, गिन कर 3 दे दीजिए, ये मैथमेटिकली सही बात है। दूसरा देखिए क्या था, समुच्चय निर्माण रूप था। समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग क्या करते हैं, अव्ययों को ना लिखकर उस सभी अव्यय के एक कॉमन गुणधर्म, यानी कि एक ऐसा गुणधर्म हम लिख देंगे जो सभी अव्ययों में, सभी अव्यय जो है उसको धारण कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस पे ध्यान दें तो क्या लिखा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है ना, एक समुच्चय भी जो है मान के चलिए वो आपका ए आई ओ यू और ई है। ठीक, मंझली ब्रैकेट के अंदर ये किस रूप में लिखे हैं आप, रोस्टर रूप में लिखे हैं। और इसी को अगर आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखिएगा तो आप ऐसे लिखिएगा। क्या किए इसमें हम, तो ये हर एक अव्यय जो इस समुच्चय के अंदर है उसका एक हम लोगों ने कॉमन गुणधर्म निकाला कि भाई हर गुणधर्म, हर अव्यय जो है उस गुणधर्म को पालन कर रहा हो या हर अव्यय उस गुणधर्म को धारण कर रहा है, उसको हम परिभाषित करके यहाँ लिख दिए। यही समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। और इसे हम पढ़ते कैसे हैं, तो x भी का सदस्य है ऐसा कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, इस तरह से इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, कोलन से हम इसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि रोस्टर रूप में जब हम लिख रहे हैं समुच्चयों को तो वहाँ सबसे पहले तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सबसे पहला है ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम एक कोई समुच्चय ए लिखें और वो ए बी सी है उसके अंदर, और एक समुच्चय हम बी लिख रहे हैं और वो बी ए और सी लिखा हुआ है, तो ये दोनों समुच्चय एक ही हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना। वो आगे लिखा रहे पीछे लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही बात लिखा हुआ है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ध्यान रखेंगे कि हम समुच्चय के अंदर किसी भी प्रकार का समुच्चय है, हम उसके अंदर जो है सदस्यों को रिपीट नहीं करते, है ना। यानी कि हम 4 को 2 बार नहीं लिख सकते, या किसी भी अव्यय को हम रिपीट नहीं करेंगे, एक बार लिखें, एक बार ही हमें लिखना। ठीक है, अब कुछ उदाहरण से जो है हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं कि किस तरह का सवाल हम लोगों को इस चैप्टर में मिलने वाला है। बुक का पहला उदाहरण पे ध्यान दीजिए। क्या कहा जा रहा है कि एक समीकरण आपको दे दिया गया है, बोल रहा है इसका हल समुच्चय जो है उसको रोस्टर रूप में लिखिए। यानी हम लोगों को क्या करना है कि इस समीकरण का हल पहले निकाल लेना।
और जो हल आएगा उसको रोस्टर रूप में लिख देना है। तो जब हम इसका गुणनखंड करेंगे, 10th में हम लोगों ने पढ़ा होगा, जब इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए x का ये दोनों वैल्यू आ जाएगा और उसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में हम क्या बोले हैं लिखने के लिए कि हल समुच्चय था ना, तो इसका जो हल निकला यानी कि जिसका हम समुच्चय बनाने वाले हैं उसको मंझली ब्रैकेट के अंदर कॉमा देके लिख दिए, काम खत्म। दूसरा उदाहरण पे आइए। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है कि आपको रोस्टर रूप में लिखना है और ये किस रूप में दे दिया है भाई, ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। क्या कह रहा है कि x जो है धन पूर्णांक है यानी प्लस वाला संख्या, और कैसा प्लस वाला संख्या है तो उस x का हम जब स्क्वायर करेंगे तो वो 40 से छोटा आएगा। तो किसका किसका स्क्वायर करते हैं तो 40 से छोटा आता है, तो 1 से लेके 6 तक का है ना, प्लस वाला संख्या का बात यहाँ कर रहा था, तो उसको मंझली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, वही हमारा रोस्टर रूप में लिखा गया। इसी तरह का सवाल हम लोगों को इस चैप्टर में मिलने वाला है। उदाहरण 3 को अगर देखिएगा तो उदाहरण 3 में क्या बोला, रोस्टर रूप में दे दिया है, बोल रहा है समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग क्या करते हैं, मंझली ब्रैकेट देते हैं, कॉलन के साथ x देते हैं और हम क्या करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं कि हर अव्यय जो है एक विशेष गुण को धारण कर रहा है, उस गुण को पहचानना है और यहाँ लिख देना है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यह एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। देखिए ना, 1 क्या है, 1 का वर्ग है, 4 क्या है, 2 का वर्ग है, 9 क्या है, 3 का वर्ग है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग। ठीक है, आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा आसान आपको लगेगा, आप ऐसे लिख के काम चला सकते हैं। हमें क्या करना है, जब भी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होगा, हम रोस्टर रूप में जो भी सदस्य दिया गया है, हमें सबसे एक कॉमन परिभाषा निकालना है कि वो परिभाषा जो है सारे सदस्यों को संतुष्ट कर रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप चाहेंगे तो एक्सरसाइज 1.1 को बना सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है, पहला सवाल में कह रहा है कि आप पहचान करें कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। तो जो सुपरिभाषित होगा वो समुच्चय होगा और जो सुपरिभाषित नहीं होगा वो समुच्चय नहीं होगा। जैसे कि अगर पहला सवाल को देखें तो क्या कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला वर्ष में सभी महीनों का नाम। तो आप जानते हैं कि जे अक्षर से जो भी महीना का नाम प्रारंभ होता है वो तो फिक्स है, ये सुपरिभाषित है। जैसे कि क्या, जनवरी, क्या है, जून, जुलाई, इसलिए पहला जो हमारा था वो समुच्चय था। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब ये देखिए प्रतिभाशाली लेखक बोल रहा है, इसका कोई सुपरिभाषित है, कोई क्राइटेरिया है क्या कि आप किसको प्रतिभाशाली लेखक बोलिएगा, इसलिए ये क्या है, सुपरिभाषित नहीं। देखिए तीसरा सवाल क्या है, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। ये क्या, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का कोई क्राइटेरिया है क्या, ये भी सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह भी समुच्चय नहीं होगा। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं। दूसरा सवाल देखिए बड़ा आसान है। हमें क्या करना होता है कि अगर एक कोई समुच्चय दे रखा है ए, ठीक है, तो जो उसका सदस्य है ना, यानी कि समुच्चय ए का क्या क्या सदस्य है, एक सदस्य है, तो उसको हम इससे सूचित कर सकते हैं कि ए जो है समुच्चय ए का सदस्य है। और अगर सदस्य नहीं है, मान के चलिए कि समुच्चय ए में क्या है, 8 तो नहीं है, तो हम उसको इससे सूचित करेंगे कि 8 जो है समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। मतलब कि समुच्चय के अंदर जो अव्यय है उसको हम इस साइन से डिनोट करेंगे और जो अव्यय नहीं है उसको इससे डिनोट करेंगे। तो जैसे पहला सवाल बोल रहा है 5, तो 5 क्या है, समुच्चय ए का सदस्य है, इसलिए हम इसमें ये वाला साइन लगाएंगे। दूसरा सवाल में 8 बोल दिया, तो 8 तो समुच्चय ए का अव्यय नहीं है, इसलिए हम इसमें ये वाला साइन लगाएंगे। तीसरा में 0 दे दिया, 0 भी क्या है, अव्यय नहीं है इस समुच्चय का, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, तीसरा में भी ये साइन लगाएंगे। 4 तो क्या है, देखिए 4 क्या है, तो हम इसमें ये साइन लगाएंगे। 2 भी है तो ये साइन लगाइए, 10 नहीं है तो ये साइन लगाए। तो इस तरह से हम दूसरा सवाल बना सकते थे। तीसरा सवाल में रोस्टर रूप लगाना है, ठीक है, तो आप अगर दिमाग लगाएंगे तो रोस्टर रूप में आप सबको निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, हम 6 नंबर आपको बना के दिखा देते हैं। एक समुच्चय एफ है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो हमें क्या करना है, सारे सदस्य को एक एक करके लिख दीजिए, बी ई टी, और फिर एक टी आ रहा है तो टी तो रिपीट होगा नहीं। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब हम समुच्चय बनाएंगे रोस्टर रूप में तो अव्ययों को रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए एक बार टी लिख दिए, और फिर ई है तो ई तो लिख ही रखे हैं, एक आर है तो आर लिख दीजिए।
तो इस तरह से समुच्चय F जो दिया गया था, समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया था, उसको रोस्टर रूप में लिख दिए। ठीक है, इसी तरह से आप सारा सवाल को ट्राई कीजिएगा। 4 में क्या कर रहा है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए कर रहा है, तो ये रोस्टर रूप में दिया है, इसको आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। देखिए आप पहला में क्या गुणधर्म प्राप्त कर पा रहे हैं कि ये 3 का गुणज है, और 3 का क्या है, प्रथम 4, यानी कि 3 का प्रथम 4 गुणज है। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो गुणज नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि यह 3 का प्रथम 4 गुणज है। तो इस तरह से इसको आप परिभाषित कर सकते हैं। इसी तरह से सबको आप परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जहाँ दिक्कत होगा आप हमें बताएंगे, हम फिर से आपको वीडियो बना के समाधान कर देंगे। 5वां में क्या कह रहा है, रोस्टर रूप में। सूचीबद्ध करने का मतलब क्या होगा, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। आप कोशिश करेंगे, सब समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, इसको आप रोस्टर रूप में लिखेंगे। इसमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो मैच द फॉलोइंग करने का मतलब क्या हुआ कि इधर सबको सोल्व करना है और सोल्व करके इधर से जो आए उसको लिख देना है। ठीक है, तो आप जैसे कि देखिए तीसरा क्या है, मैथमेटिक्स, वो क्या है, डी से मिल जाएगा। इसी तरह से आप लोग ट्राई कर लेंगे। बाकी यह बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, आप इसे पूरा देखें, समझें, और जहाँ भी आपको दिक्कत आए आप हमें बताएं, तो पूरा एक्सरसाइज 1.1 जो है, हम एक सवाल का जो है सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। ऐसे चैप्टर आसान है, आप इसे खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो आप हमें बताएं कि 1.1 का समाधान करना है या अगला वीडियो जो है 1.2 पे आधारित बना के देना है। धन्यवाद।